जय हिंद मेरे प्रिय विद्यार्थीगण व मेरे प्रिय मित्रगण, आप सभी को सादर नमस्कार। एक ही लक्ष्य परिवार कलाईपल मंडी की ओर से मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे आशा है कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और मस्त होंगे। और मेरी भी प्रभु श्री राम जी से यही प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ रहें, सदैव मस्त रहें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि वर्तमान का जो समय है वो काफ़ी चुनौती भरा हुआ समय हमारे लिए चल रहा है। हम सभी अपने घर पर बैठे हुए हैं, हमारे सारे कामकाज जो हैं वर्तमान में बंद है। लेकिन ठीक है, समय है, समय तो जो है आपका आता है और जाता है। उतना अच्छा समय भी आता है जो कहते हैं कि ऐसी कोई काली रात नहीं कि जो आपकी निकल नहीं सकती, यानी उस रात के बाद में जो है सूर्य का उदय होना जो है आपका तय है। तो इसलिए क्या है, कोई भी रात ऐसी नहीं होती परमानेंट होती, स्थायी होती है। तो इसी प्रकार से कोई भी समस्या है, कोई भी जो है परेशानी ऐसी नहीं होती है कि जो हमेशा के लिए चलती है। वो कहीं ना कहीं जो है आपका अच्छा समय आता है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना काफ़ी समय बाद आपसे चर्चा कर ली जाए वीडियो के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो जैसा कि वर्तमान में आपको पता है, यदि हम वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो अभी हाल ही में जो है कोविड जब चल रहा था, इसी समय में भारत के 5 राज्यों में इलेक्शंस हुए, चुनाव हुए, जिनमें पश्चिम बंगाल और असम है और आपका पांडिचेरी है, केरल है, तमिलनाडु है। इन राज्यों में चुनाव हुए, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि कोविड फैलने के पीछे कहीं ना कहीं इन चुनावों का भी कारण, राजनीतिक कारण भी है। कहीं ना कहीं इसमें हमारी सरकारों की भी गलतियाँ है। और उसमें कोई एक पार्टी नहीं, सभी पार्टियों की हम गलती मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी है ना, हम सिर्फ समय का सामना कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो अभी चुनाव हुए, इनमें जो फेरबदल हुआ उसमें क्या हुआ। फेरबदल में ये हुआ कि हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में कुल जो विधानसभा की सीटें हैं, जो कुल विधायक है वहाँ पर, वो 294 सीटें हैं वहाँ पर, 294 सीट्स हैं, ठीक है ना। जिनमें कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे कि अलग अलग की शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ठीक है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जो राज्य के चुनाव होते हैं वो क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर होते हैं। और यहाँ पर एक बार फिर से ममता बनर्जी जो टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, उसकी सरकार बनी, ठीक है ना। यदि हम बात करें आगे असम की बात करें तो असम जो राज्य है आपका, असम जैसा कि आप जानते हैं राजधानी दिसपुर है, पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। और यहाँ पर पिछली बार भी बीजेपी सरकार बनी थी, यानी पहली बार बीजेपी सरकार बनी थी और पुनः एक बार असम में बीजेपी ने सरकार अपनी बनाई। बस परिवर्तन इतना सा हुआ कि इन्होंने इस बार अपने मुख्यमंत्री को बदल दिया। इस बार मुख्यमंत्री जो हैं वो है हेमंत जो है बिस्वा शर्मा के नाम से जो है नए व्यक्ति को बनाया गया है। पिछली बार में सर्बानंद सोनोवाल जी जो थे आपके यहाँ के मुख्यमंत्री थे, ठीक है ना। ये आपको बिल्कुल याद रखना है हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से आने वाले, जैसे कि इंडियन आर्मी की जो तैयारी करें उनके खास करके विशेष क्वेश्चन आपका बन जाता है। असम एक ऐसा राज्य है कि जहाँ पर आपको याद होगा कि अभी कुछ समय पहले एनआरसी जारी किया था। एनआरसी बोले तो आपका नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ठीक है ना। मतलब एक ऐसा बिल जो है आपका, बिल नहीं कह सकते हैं, कैसी ऐसा रजिस्टर जिस रजिस्टर में भारत में निवास करने वाले नागरिकों की पूरी जानकारी होती है कि वो भारत के नागरिक है। यानी हम लोग के पास में आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, ठीक, हमारी ज़मीन की पासबुक है या जो भी है, ठीक, जो जिससे हमारी पहचान है कि हम भारत के नागरिक हैं। क्योंकि नागरिकता जो हमारा कानून है वो कहता है कि 26 जनवरी 1950 या उसके बाद से जन्मा जो भी व्यक्ति है वो भारत का नागरिक होगा, ठीक है ना। तो इस तरह का एनआरसी जारी करने वाला स्टेट जो है आपका वो कौन रहा? असम रहा, ठीक है ना। और सबसे पहले मतलब उसने जारी किया। ये एक प्रश्न हमारे एग्जाम की दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे इसके ऊपर बहुत लंबी चर्चा की जा सकती है। अब एनआरसी है क्या, तो मैं 2 मिनट में आपको समझाना चाहूँगा। एनआरसी कुछ नहीं है। एनआरसी में सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है कि वे लोग जो 1971 से पहले भारत में आए, कहाँ से? खासकर बांग्लादेश से। देखिए 1960 से 1971 के बीच में बांग्लादेश, जैसा आपको पता है कि 1947 की बात करें, 1947 में 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 15 को भारत हुआ। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा, पूर्वी पाकिस्तान,
पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जो है आपका, वो आज वर्तमान में बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है। अब जो पश्चिमी पाकिस्तान है, उस पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार ही शासन कर रही थी पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि देश एक ही था आपका, ठीक। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान के लोग जो थे आपके, वो चाहते थे, बांग्लादेश जो वर्तमान में लोग चाहते थे कि हमें यहाँ से आज़ादी मिले, हमारी स्वयं की, हमारे यहाँ पर जो निवास करता उसी की सरकार हो, ठीक। तो 1960 से 1970-71 के बीच में पूर्वी पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी सेना लगी हुई थी, उस सेना ने काफ़ी जो है अत्याचार किए, जिससे कई सारे नागरिक जो है वहाँ के, ठीक, भुखमरी के कारण, अत्याचार के कारण जो है बांग्लादेश छोड़ करके भारत की ओर आए। भारत में खासकर कहाँ आए? असम में आए, पश्चिम बंगाल में आए, ठीक, त्रिपुरा में आए, इन राज्यों में आकर निवास किया। इनमें सबसे अधिक जो संख्या थी वो असम में आने वालों की थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसी को देखते हुए 1971 में आपको याद होगा, श्रीमती इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी, ठीक है ना, जिन्हें कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दुर्गा का रूप कहा था। और वास्तव में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, ये गलत था, हम सभी जानते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी के समय 1971 में हमने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से धूल चटाई, इसे भी हम नहीं भूल सकते। मतलब कि हम कह सकते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री आप कह सकते हैं उस समय के हिसाब से, ठीक है ना। हालांकि बाद में कई सारे उनके ऐसे भी निर्णय रहे कि वो देश के लिए ठीक भी नहीं थे, लेकिन हर व्यक्ति से गलतियां होती है, ठीक है ना। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह से गलत थे या कुछ, हम कह सकते हैं उन्होंने बहुत सारे मुद्दों को सुलझाया देश के। 1971 में 16 दिसंबर के दिन भारतीय सेना ने जो है पाकिस्तान को धूल चटाई बुरी तरीके से। 93,000 सैनिकों ने, आपको याद होगा, हमारे सैनिकों के सामने, वीर सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण करने पर मजबूर हो गए। अब जब ये हुआ, इसके बाद में बांग्लादेश एक नया जो है आपका देश के रूप में आया, पूर्वी पाकिस्तान क्या बना? बांग्लादेश बना। अब इसके बाद में असम के जो लोग थे, ठीक, असम के लोगों ने देखा कि बांग्लादेश के बहुत सारे जो लोग हैं, घुसपैठी है, वो भारत के अंदर आ चुके हैं। अब देखिए, यदि मान लो कि विदेशी व्यक्ति भारत में आएगा, ज़्यादा संख्या में आएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो हमारी व्यवस्था को बिगाड़ेंगे, ठीक, हमारे जो रोजगार है उसे कम करेंगे, ठीक है ना, हमारे संसाधनों पर जो है उनका अधिकार होने लगेगा, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है ना। तो इसलिए 1985 की यदि हम बात करें तो राजीव गांधी जी के समय जो है आपका उनसे पहले, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने उनसे पहले बंगाल में, असम में कई सारे आंदोलन हुए जो वहाँ के छात्रों ने किए। और 1985 में एक समझौता हुआ जो कि था आसू समझौता, ना, आसू एक संगठन था, असम स्टूडेंट जो है आपका यूनियन के नाम से, और एक सरकार के बीच में समझौता हुआ। और उसमें कहा गया कि जो लोग अवैध रूप से भारत में प्रवेश किए हुए हैं उन्हें हम भारत से बाहर कर देंगे। लेकिन हुआ यूँ, ये समझौता हो गया, राजीव गांधी जी ने समझौता कर लिया, अच्छा समझौता किया कि ठीक है भैया हम यहाँ से बाहर कर देंगे। लेकिन बाद में राजीव गांधी जी की सरकार चली गई, विश्वनाथ सिंह जी आ गए, चंद्रशेखर आ गए, नरसिम्हा राव आ गए, अटल जी आ गए, बहुत सारे अलग अलग सरकारें आपकी बनती गई। लेकिन कभी भी जो है किसी ने इनको वापस करने का नहीं सोचा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जब बार बार जो सरकार सत्ता में थी उनको फटकार लगाई, ठीक, तब जा करके, तब भी यानी मनमोहन सिंह की सरकार रही 10 साल, लेकिन कोई इन्होंने नहीं सोचा। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, लेकिन फिर भी इन्होंने कोई मुद्दा नहीं उठाया। बाद में 2014 जब चुनाव आया तो बीजेपी ने अपने चुनाव मैनिफेस्टो में ये शामिल किया कि हम यदि सत्ता में आते हैं तो हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ से बाहर करेंगे, ठीक है ना। ये इन्होंने अपने, बताया जाता है, बोले इस मैनिफेस्टो में शामिल किया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो इसी आधार पर बीजेपी ने जो असम राज्य, वहाँ पर एनआरसी जारी करवाया। क्या करवाया? एनआरसी, ठीक है ना। एनआरसी बोले तो वहाँ पे एक प्रकार से एक फॉर्म फिलअप करवाया लोगों से और कहा कि आप यदि भारत के नागरिक हो, असम में निवास करते हो, तो आप ये प्रमाणित करिए कि आप यहाँ के नागरिक हो। अब प्रमाणित करने के लिए क्या करना है? प्रमाणित करने के लिए आपको ये करना है, यदि आपके पास आधार कार्ड है, आप आधार कार्ड लगा दीजिए इस फॉर्म के साथ में, एक फॉर्म फिलअप करवाएगा सब लोगों से। वोटर ID कार्ड लगा दीजिए, आपके पास संपत्ति का कोई कागज़ है वो लगा दीजिए आप, ठीक। या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी प्रूफ, जो आपके दादाजी यहाँ पे रहते हो, आपके पिताजी यहाँ पे रहते हो, उनका कोई आप सर्टिफिकेट दे दीजिएगा। इस प्रकार से, ठीक, ये एक रिपोर्ट बनाई गई, पूरे असम के नागरिकों से ये जानकारी ली गई। पता चला कि साहब 40 लाख लोग जो हैं ये फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए, 40 लाख लोग अवैध रूप से भारत में आए, ये माना गया। हालांकि इसमें कई सारे अधिकारियों ने कुछ फर्जीवाड़ा भी कर दिया, कुछ लोगों के नाम नहीं भी जोड़े, तो ये एक अलग मुद्दा है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर से एक बार अपन इस पर देखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से एनआरसी जारी कहाँ पर हुआ था? असम में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना,
ठीक। अब यदि आगे बात करूँ मैं, तो असम में इस तरह की बातें आपको देखने को मिलेगी। असम चाय उत्पादक राज्य है, आपके एग्जाम की दृष्टि से आ जाएगा। एक सीएए मुद्दा जो है आपका, जिसे अपन ने बोला सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, वो कानून आपका भारत में उन नागरिकों को नागरिकता देने का है जो पाकिस्तान या बांग्लादेश या अफगानिस्तान, इन देशों के अंदर अल्पसंख्यक है, जिन पर अत्याचार होता है, उन्हें भारत में शामिल करना है, मतलब उन्हें भारत में नागरिक बनाना है। तो ये चीज़ें, कई सारे लोग ऐसे जिन्होंने विरोध किया, लेकिन उन्हें खुद ही पता नहीं था कि एनआरसी सीए है क्या, उनसे फुल फॉर्म पूछो, वही पता नहीं था उन लोगों को, ठीक। और ज़बरदस्ती झंडे लेकर पहुंच गए, ठीक, गधे साले, ठीक है ना। तो क्षमा चाहता हूँ, ठीक है ना, मेरी इस भाषा के लिए, लेकिन मैं मानता हूँ जहाँ गलत है उस गलत का हमेशा विरोध करना चाहिए, ठीक है ना। कि एनआरसी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर मैं समर्थन करता हूँ, हम सबको समर्थन करना चाहिए। सीएए की बात करें, इसका समर्थन भी करना चाहिए, ठीक है ना। ये देश के बहुत अच्छे मुद्दे, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे देश के अंदर थे, लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया, ठीक, और वो उसको भुगत भी रहे, ठीक है ना। ठीक। आगे यदि हम बात करें, हालांकि मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं करता, मैं तो मानता हूँ कि जो सही है गलत है, वो जो सही है वो सही, जो गलत है वो गलत है। आज देश में बेरोजगारी है, ठीक। आज कोविड जो है आपका कहीं ना कहीं सरकार की गलतियों के कारण फैला, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, इसका विरोध हमें करना चाहिए, ठीक है ना। आज बेरोजगारी किस चरम पर पहुंच चुकी है। आज वर्तमान में हिंदुस्तान में सबसे अधिक यदि बेरोजगारी में कोई है तो वो शिक्षक है, क्योंकि पिछली बार भी लाखों विद्यालय मध्य प्रदेश या अलग अलग राज्यों में बंद रहे, ठीक। आपको पता है सरकारी विद्यालयों से ज़्यादा प्राइवेट निजी विद्यालय है जिनमें लोग अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, प्राइवेट कोचिंग्स चला रहे हैं, ठीक है ना। सारे के सारे लोग जो हैं आपके, आज वो घर पर बैठे हुए हैं, ठीक। हालांकि मैं मानता हूं कि इसके पीछे कारण जो है कोविड है, कोरोना है, ठीक, ये एक आर्थिक समस्या है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें उन लोगों का क्या दोष, ठीक। वो लोग भी टैक्स पेयर है, वो टैक्स देते हैं सरकार को उनके बारे में भी सोचना चाहिए, ठीक। सरकार को उनको बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए, मेरा मानना ये है, ठीक। क्योंकि वो देश में शिक्षक जो हैं वो एक छात्र को पढ़ाते हैं, एक देश का निर्माण करते हैं, और एक शिक्षा जो है आपका, वही एक देश को बेहतर जो है देश का विकास करने में सहायक होती है, ये सभी जानते हैं, ठीक। लेकिन ये मुद्दा एक अलग मुद्दा है, ठीक। लेकिन माइंड में आया तो सोचा कि चर्चा कर लें, ठीक है ना, ठीक। अब यदि हम बात करें आगे, तो तमिलनाडु में एक नया बदलाव हुआ। पहले AIADMK की सरकार थी, ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक मुन्नेत्र कड़गम पार्टी की। वर्तमान में DMK की सरकार बनी, MK स्टालिन जो है वहाँ के मुख्यमंत्री बने। पांडिचेरी में जो है आपका अभी वर्तमान में अनिश्चितता में चल रहा है, केरल में भी अनिश्चितता में चल रहा है। इस तरीके से आपका ये कुछ चीज़ें आपकी थी, और मैं इसीलिए खास करके आज मैंने आप लोगों से चर्चा की कि काफ़ी समय हो गया था, इच्छा हो रही थी अंदर से कि यार क्यों ना वीडियो के माध्यम से आप सभी से चर्चा की जाए, आप सब के लिए जो है आपके हालचाल जाने जाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को जो मेरी बातें हैं कुछ समझ में आई होगी। बाकी मैं प्रयास करूंगा कि अब से जैसे फ्री में रहता हूं, कि फ्री हूं अभी वर्तमान में, तो अलग अलग मुद्दों पर आपके लिए बेहतर वीडियोस बनाऊंगा। जैसे कि अभी इजराइल मुद्दा चल रहा है, उस पर एक वीडियो मैं आपका जारी करने वाला हूं कभी भी। और जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो हम फिर से कोचिंग हमारी स्टार्ट करेंगे, और वापस से हम बेहतर प्रयास करेंगे कि कुछ जो है आपका बेहतर रिजल्ट मिले। क्योंकि मेरा तो एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है, ठीक, कि अपने छात्रों को जो मुझसे जुड़े हुए हैं, ठीक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप से आपका, उन सब का जितना हो सके सिलेक्शन हो, जितना हो सके बेहतर हो, ठीक। और इसके लिए मैं हमेशा अपने अंतिम सांस तक प्रयास करता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारती। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही मेरी प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना है। जय हिंद, जय माँ भारती, वंदे मातरम।